हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी होने वाली है और हमेशा की तरह इसमें टॉप वांग जी और बॉटम विंग है। साथ ही हमारा विंग काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं हमारा वांग जी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और वांग जी के डैड जो कि विंग के ड्राइवर है, वांग जी उन्हीं का बेटा है और वांग जी को न जाने कैसे विंग से प्यार हो जाता है। और हमारा विंग अमीर होने के साथ साथ बहुत ही हार्टलेस ओमेगा बॉय है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब वांग जी विंग से अपना प्यार का इजहार करेगा। तो क्या विंग वांग जी का प्यार एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है वी मेंशन से, जहां हम सुबह सुबह एक ब्यूटीफुल ओमेगा बॉय को देखते हैं जिसका पूरा कमरा पिंक कलर के कर्टन, पिलो, यहाँ तक कि उसका बेड भी पिंक कलर का था। उसके रूम में रखे हुए हर एक चीज़ वाइट और पिंक कलर की थी, बिल्कुल एक बेबी गर्ल के रूम की तरह। तभी उसके रूम में उसकी मॉम आते हुए उसके सर को सहलाते हुए और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, विंग बेटा उठो, देखो सुबह के 7 बज चुके हैं और आज तुम्हारे हाई स्कूल का पहला दिन है, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। तभी वो आंखें खोलता है और अपनी आंखों को मीचते हुए अपनी माँ को हक करते हुए उनकी गोद में सर रखकर कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी कांसा सेरेन कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी उठो और जाओ फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ। विंग कहता है, ओके मॉम। उसके बाद विंग अपने बेड से उठता है, अपने स्लीपर्स पहनता है और उसका मुँह और वॉशरूम में घुस जाता है, जहाँ वो अपने फेस को निहारते हुए कहता है, तुम हर रोज़ की तरह ब्यूटीफुल लग रहे हो। इतना कहकर वो अपना ब्रश लेता है और फिर ब्रश करने के बाद शावर वगैरह लेता है और फिर अपने हाई स्कूल के लिए अच्छे से रेडी होता है और नीचे आकर अपने डैड को देखते हुए पीछे से उन्हें हक करता है और फिर अपने डैड के चिक पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। वी चांद से भी विंग को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी विंग चिढ़ते हुए कहता है, डैड मैं कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि ओमेगा प्रिंस हूँ। तभी वी चांद से कहता है, हाँ हाँ, जिस प्रिंस को पिंक कलर पसंद है। तभी विंग कहता है, डैड। तभी कांसा सेरेन कहती है, ओहो चांद से, उसको छेड़ना बंद करो और मत भूलो आज हमारा बेटा बड़ा हो गया है। तभी चांद से कहता है, हाँ हाँ मिसिस। उसके बाद कांसा सेरेन विंग को उसका ब्रेकफास्ट वगैरह देती है और साथ ही अपने हस्बैंड के लिए भी सर्व करती है और फिर दोनों बाप बेटे अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद भी चांद से उठता है और अपना कोट हाथ में लेते हुए कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी वाइफ के चिक पर किस करता है और दोनों को बाय कहकर जाने लगता है। मगर तभी भी चांद को याद आता है और वो पीछे पलटकर विंग से कहता है, विंग बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक नया ड्राइवर हायर किया है। तभी विंग कहता है, क्या, और हमारा पुराना ड्राइवर कहाँ गया। वी चांद से कहता है, उसे कुछ काम आ गया था तो वो चला गया। विंग कहता है, ओके डैड, और फिर वी चांद से वहाँ से बाय कहकर चला जाता है। इधर विंग भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके उठता है और कांसा सेरेन से कहता है, मॉम मेरा भी हो गया और अब मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर वो भी अपनी मॉम के चिक पर किस करता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने हाई स्कूल के लिए निकल जाता है। जहाँ पहुँचते ही विंग को विंग का बेस्ट फ्रेंड न्यूसेन मिलता है, जो विंग की तरह ज़्यादा रिच तो नहीं था मगर फिर भी ठीक ठाक था और दोनों ने ही एक ही स्कूल में एडमिशन ले लिया था। वहीं हम अपने सेकंड मैन लीड वांग जी को देखते हैं, जो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट था, क्योंकि हमारा वांग जी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ के प्रिंसिपल ने वांग जी के अच्छे फ्यूचर के लिए उस स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिया था और उसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब विंग जैसे ही न्यूसेन के साथ अपने स्कूल के अंदर आता है, वहाँ सभी लोग विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मगर हमारा विंग उसे पुअर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो स्कूल में किसी भी बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं अब जब वो क्लास में आता है तो वो अपने लिए और न्यूसेन के लिए सीट देखते हुए कहता है, ये सीट अच्छी है। उसके बाद विंग उस सीट के बगल में बैठे हुए इंसान से कहता है, यू इस सीट को साफ़ करो, इसके लिए मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा। ये सुनते ही वो बीटा बॉय कहता है, क्या सच में। विंग अपने एटीट्यूड में कहता है, यस ऑफ कोर्स। वो बीटा बॉय जो ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं था, साथ ही इन्हीं ब्यूटीफुल ओमेगा उनसे
इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा उससे कुछ काम करने को कह रहा था और उसे 100 युआन भी दे रहा था। इसलिए वो जल्दी से अपने रुमाल को निकालता है और सीट को साफ़ करते हुए कहता है, लो मैंने तुम्हारी सीट साफ़ कर दी, अब 100 युआन निकालो। विंग कहता है अपना वीचैट पर अपना स्कैनर निकालो। उसके बाद विंग उसमें 100 युआन ट्रांसफ़र कर देता है, जो देखकर वो बेटा बॉय काफ़ी हैप्पी होता है और विंग से कहता है, वैसे आपको कोई भी काम करवाना हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। विंग कहता है ओके। तभी वो बेटा बॉय कहता है, मेरा नाम वेनिंग है, याद रहेगा ना। विंग कहता है ऑफकोर्स। उसके बाद में हुसैन और विंग बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ हम एक अल्फ़ा बॉय को देखते हैं। और ये अल्फ़ा बॉय और कोई नहीं बल्कि बेंचाओ था, जो आते ही विंग को देखता है और विंग से बात करने के लिए वो वेनिंग को उसकी सीट से उठाता है और वेनिंग के सीट पर बैठते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम वेंचाओ है और मैं इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर बेन रोहान का बेटा हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, ओह हेलो मेरा नाम विंग है और मैं वी कंपनी के मालिक मिस्टर वी चांसे का बेटा हूँ। जो सुनकर वेंचाओ कहता है, वाओ क्या वी कंपनी तुम्हारे डैड की है। विंग कहता है ऑफकोर्स। वेंचाओ कहता है फिर तो हमारी अच्छी बनेगी। विंग कहता है यस ऑफकोर्स। तभी उसके बाद क्लास में एक एक करके सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और सबसे लास्ट में वांग जी आता है, जो काफ़ी हैंडसम था। कुछ लड़कियां तो वांग जी के हैंडसमनेस पर मर जाती है। वही हमारा विंग भी एक पल के लिए वांग जी को देखता है। तभी वेंचाओ कहता है, विंग क्या देख रहे हो। विंग कहता है वो लड़का कौन है। वेंचाओ कहता है सुना है वो लैन वांग जी है और उसके डैड एक मामूली से कार ड्राइवर है। विंग कहता है व्हाट, फिर इसे इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिला, जबकि ये स्कूल तो इस सिटी का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है। वेंचाओ कहता है पता नहीं लगाया होगा कोई तिकड़म, वरना इस जैसे पुअर बैकग्राउंड के लड़के को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है। विंग कहता है वैसे वो काफ़ी हैंडसम है। तभी वेंचाओ कहता है हाँ थोड़ा सा, मगर तुमसे ब्यूटीफुल इस क्लास में कोई नहीं है। विंग कहता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, वैसे भी मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना कहते ही उस क्लास में टीचर आ जाता है और वो अब क्लास लेना स्टार्ट करता है। तभी सभी अच्छे से क्लास लेते हैं और फिर लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में अब विंग, वेंचाओ, न्यू हुसैन तीनों एक टेबल पर बैठते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जो एकदम कोल्ड फेस था, मगर आज उसके भी कुछ फ्रेंड बन गए थे और ये कोई और नहीं बल्कि शुयान और शाओशिन चेन और सोंगलेन था, जो ज़्यादा रिच फैमिली से तो नहीं थे, मगर फिर भी इन लोगों के पेरेंट्स अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे। जैसे कि कोई बेकरी चलाता था, किसी का अपना गैराज था और कोई स्ट्रीट फूड बेचा करता था। इधर वेंचाओ विंग और न्यू हुसैन से अपने कुछ और फ्रेंड को भी मिलवाता है, जो उसी की तरह रिच थे, जिसमें जियान चेन, म्या म्या और बेनलिंग जाओ थी। अब इन सभी अमीर फैमिली का एक ग्रुप बन जाता है। वहीं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का भी एक ग्रुप बन जाता है, जिसमें वांग जी और उसके फ्रेंड आते हैं। और अब मिडिल क्लास के बच्चे तो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन वहीं रिच फैमिली के बच्चे अपने मौज मस्ती में, क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। और अब एक हफ्ते बाद जहाँ टीचर इन अमीर बच्चों का और गरीब बच्चों का एक बैच बनाते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इनकी सीट बदल दी जाती है। जहाँ अब वांग जी को विंग के पास बिठाया जाता है, वही शाओशिन चेन को म्या म्या के साथ, वेंचाओ को शुयान के साथ, वही न्यू हुसैन को सोंगलेन के साथ। अब इनकी देखा देखी वो लोग भी पढ़ाई करने लगते हैं। साथ ही ये लोग उन लोगों को भी अपने साथ पार्टी वगैरह करवाते थे। धीरे धीरे इन सब के बीच दोस्ती हो जाती है और अब देखते ही देखते ये लोग कॉलेज में आ चुके थे। वहीं न्यू हुसैन को सोंगलेन पसंद आने लगा था। शुयान को तो पहले से ही शाओशिन चेन पसंद था। वही म्यामा को जियान चेन में इंटरेस्ट था और वेनलिंग जाओ, जो हाई स्कूल से ही वेंचाओ को पसंद करती थी, मगर वेंचाओ को विंग पसंद था। और अब कॉलेज में पहुंचने के बाद भी इन सब की दोस्ती ऐसे ही थी। और अब एक दिन ये सभी लोग एडवेंचर करने का प्लान बनाते हैं और ये सभी लोग अपने अपने घर से परमिशन लेकर चले भी जाते हैं, जहाँ ये लोग एक सी के किनारे जाने का प्लान बनाते हैं। और वो भी ऐसे सी के किनारे जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। यूँ कहे तो ये लोग एक टापू पर गए थे, जहाँ इन्हें एक शिप छोड़कर आती है और पूरे 3 दिन बाद शिप इनको लेने आएगी। और अब उस टापू पर इन लोगों ने 3 दिन बिताने थे। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। वो शिप के जरिए एक टापू पर पहुंचते हैं और पहले तो सभी लोग अपना अपना टेंट वगैरह लगाते हैं और फिर कुछ लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और वहाँ आग जलाकर अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान लेकर
आए थे उन्हें खाते पीते हैं और 3 दिनों को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं और फिर से अपनी कॉलेज लाइफ में खो जाते हैं, जहाँ अब तो विंग के माउथ में बस वांग जी ही था। और वांग जी भी विंग जो भी कहता, जैसा भी कहता, वांग जी उसकी बात को मान लेता। यहाँ तक कि अब पूरे कॉलेज में सबको ये लगने लगा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सभी इन्हें लव वर्ड कहने लगे थे, जो सुनकर वांग जी को तो अच्छा लगता था, मगर हमारा विंग वांग जी को केवल अपना दोस्त ही मानता था। वहीं वेंचाओ को इतनी नज़दीकियाँ देखकर काफ़ी जेलस भी होता था। अब एक दिन न्यू ईयर का समय था, जब सब लोग अपनी फैमिली के साथ ही डिनर करते थे, न्यू ईयर मनाते थे। तभी वांग जी ने सोचा था कि इस न्यू ईयर पर वो विंग को प्रपोज भी करेगा। यही सोचते हुए अब न्यू ईयर का समय आ गया, जहाँ विंग कॉलेज में वेंचाओ, जियान चेन, मिया मिया, वेन लिंगजाओ इन सभी के साथ था। वहीं वांग जी जो शुयान, शोंगलेन और शाओशिनचेन को बता देता है कि वो आज विंग को प्रपोज करेगा, जिसके लिए उसके सभी फ्रेंड ने काफ़ी तैयारी की थी। वही वांग जी विंग के पास आता है और विंग से पूछता है कि क्या वो आज शाम को फ्री है। विंग कहता है हाँ, क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग कहता है वांग जी कहता है शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा, फिर बताऊँगा। विंग कहता है ओके। फिर वो दिन भर अपनी क्लास लेते हैं। अब शाम का समय था। वांग जी विंग को साथ चलने को कहता है। विंग भी वांग जी के साथ चला जाता है। वहीं वांग जी के फ्रेंड जो वांग जी का लव कन्फेक्शन देखना चाहते थे, वो सब लोग वहीं छिप जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को एक सी के किनारे लाता है, जो कि विंग को काफ़ी पसंद था। वांग जी ने वहाँ एक बहुत बड़ा हार्ट बनवाया था और उसे अच्छे से डेकोरेट करवाया था, साथ ही उस पर लाइटिंग वगैरह भी लगवा रखी थी। और अब जैसे ही वांग जी उस जगह पहुंचता है, वो उन हार्ट के पीछे जाकर लाइट ऑन करता है और फिर हाथ में एक हार्ट वाला टॉय जिस पर लव लिखा हुआ था उसे लेकर आता है और विंग से डायरेक्ट ही कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है। और वो हार्ट वाला टॉय जिस पर लव लिखा हुआ था वो विंग को देता है। इधर विंग वो टॉय को फेंकता है और वांग जी के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। अपनी औकात देखिए। अरे तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। वैसे भी मैं तो तुम जैसे पुअर लोगों से दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता, तो तुम्हारा फेस अच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड बना लिया, वरना तुम्हारी औकात तो मेरी दोस्त बनने लायक भी नहीं है और मुझसे प्यार करने। और हाँ वांग जी, आइंदा से इस थप्पड़ को याद रखना और अपनी औकात में रहना, समझे। और विंग उस हार्ट पर पैर रखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी के सारे फ्रेंड आते हैं और वो वांग जी से कहते हैं वांग जी ये क्या था, विंग इस तरह की सोच रखता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। उसके बाद वांग जी के फ्रेंड वांग जी से कहते हैं वांग जी चलो यहाँ से। वांग जी कहता है नहीं सुयान, तुम लोग जाओ और थैंक यू, हाँ तुम लोगों ने जो ये डेकोरेशन की। सुयान हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ बैठकर पहले तो उस हार्ड वाले सॉफ्ट टॉय को उठाता है और अपने सीने से लगाकर काफ़ी तेज़ चिल्लाता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में घर आता है और अपने डैड से कहता है डैड, मेरे कॉलेज में एक लड़का है लैन वांग जी, मुझे कल वो अपने कॉलेज में दिखना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि इस शहर में भी नहीं। जो सुनकर वी चांद से पूछता है ओके बेटा, मगर हुआ क्या है। तभी विंग अपने डैड को बता देता है कि वो मुझे प्रपोज करने चला था। जो सुनकर वी चांद से कहता है क्या। ये सुनकर तो वी चांद से भी आग बबूला हो जाता है कि उसके बेटे को प्रपोज करने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और वी चांद से उसी समय अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि पता करो वो लड़का कौन है और उसकी फैमिली कहाँ है। अब 1 घंटे बाद वी चांद से को पता चल जाता है कि लैन वांग जी और कोई नहीं बल्कि विंग के ड्राइवर लैन कुरेन का बेटा है। जो सुनकर तो वी चांद से लैन कुरेन को अपने मेंशन में बुलाता है और पूछता है तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से प्यार करने की, क्या तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो। इतना कहकर वो लैन कुरेन को काफ़ी पिटवाता है और उसे जॉब से भी निकाल देता है। साथ ही अपने बॉडीगार्ड को भेजकर कुरेन और कुरेन की फैमिली को बीजिंग सिटी से बाहर फेंकवा देता है। इधर वांग जी जब अपने डैड की हालत देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो वी चांसे को जान से मारना चाहता था, मगर लैन कुरेन वांग जी को रोकते हुए कहता है नहीं बेटा, हम लोग उस जैसे अमीर लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ही रिच लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें या फिर सिचेन को कुछ करे। इसलिए बेटा चलो यहाँ से, हम किसी दूसरे शहर में रहकर
कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हम सभी साथ तो रहेंगे ना। इसलिए वो सभी लोग बीजिंग छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन वांग जी एक चीज़ अपने साथ ले जाता है, और वो भी बदले की भावना। और जब वो वहाँ से जा रहा था तब वो अपने मन में कहता है, एक दिन इन लोगों को इनकी औकात दिखाऊंगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम पूरे 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक नाम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में गूंज रहा था, और ये नाम था लेंस का, जो इन सालों में अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। और उनकी कंपनी ऑल ओवर सभी देशों में थी, जहां उन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। अब वो चाहे कंस्ट्रक्शन साइड हो, या फिर शुगर मिल्स, या प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर मेडिसिन कंपनी, या फिर छोटे मोटे ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इन 10 सालों में वो नाम पूरी दुनिया में गूंज चुका था। और अब वो अपनी लास्ट कंपनी ओपन करने वाले थे चाइना में। इसलिए चाइना के जितने भी छोटे बड़े बिजनेसमैन थे, वो सब यही सोच रहे थे कि कौन वो पर्सन है जिसने कुछ समय में हमसे हमारा बिजनेस छीनकर अपने बिजनेस को ग्रोथ किया। यही सोचते हुए वांग जी, जो अपने प्राइवेट जेट से चाइना पहुंच चुका था, क्योंकि आज उसकी चाइना में सभी बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग थी, इसलिए सभी बिजनेसमैन वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में हम देखते हैं जहां उस मीटिंग हॉल में वांग जी का सेक्रेटरी वेनिंग पहुंचता है, और वो सभी से कहता है कि सर आने वाले हैं, इसलिए आप सभी इंतज़ार कीजिए। उसके बाद एक 30 साल का अल्फा, जिसने फेस पर गॉगल्स लगाए हुए थे, और साथ ही उसके पास उसके फ्रेंड सुयान, शाओ शिनचेन और सोंगलेन उसके आजू बाजू खड़े थे, और वो वांग जी को आते आते हर चीज़ की जानकारी दे रहे थे। अब जैसे ही वांग जी उस मीटिंग हॉल में इंटर होता है, उसके बाद वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं, जिन्हें वांग जी सबको बैठने का इशारा करता है। साथ ही एक ब्लैक और लिए अपनी चेयर पर बैठता है, और फिर से अपने गॉगल्स को हटाता है, और सबको देखते हुए कहता है, हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम लैन वांग जी है। ये कहते हुए वो सभी से पूछता है, अब बताइए आपकी क्या क्या समस्या है। जो सुनकर सबसे पहले वेंचाओ के डैड मिस्टर वेंडुआन चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, ये सब क्या है? आपने बिना सलाह की इस सिटी में अपनी मेडिसिन फैक्ट्री ओपन कर दिया। साथ ही जो मेडिसिन हम हाई रेट में सप्लाई करते थे, आप वो मेडिसिन कम कीमतों में हॉस्पिटलों में, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोरों में भी सप्लाई क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं आपकी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। जो सुनकर वांग जी कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वेन, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो तो आप अपनी कंपनी को हमारे साथ मर्ज कर सकते हैं, और सच मानिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और हाँ, आप सभी भी चाहते हैं तो आप लोग भी अपनी कंपनियां को लेंस के साथ मर्ज कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो सुनकर तभी बीचान से कहता है, इसका मतलब आप हमारी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके खुद सारी कंपनियों के मालिक बन जाए, और हम अपनी ही कंपनी में एक लेबर की तरह काम करें। जो सुनकर वांग जी कहता है, मिस्टर बीचान से, ये तो सोचने का अपना अपना नज़रिया होता है कि वो किस बारे में क्या सोचता है। वैसे मैं तो सबको अपनी कंपनी मर्ज करने को कह रहा हूँ ना, किसी को किसी के पोजीशन से हटाने के बारे में तो नहीं ना। इतना है कि इन सब की प्रॉफिट का आधा हिस्सा लूँगा, क्योंकि इनका माल मेरी कंपनी के नाम से बिकेगा। बाकी आप समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। इतना कहकर वांग जी बाकी के बिजनेसमैन से कहता है, देखिए मैं आप सबके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आप अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद मेरे मैनेजरों से बात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर वांग जी उठता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी जैसे ही गाड़ी में बैठता है, तभी शुयान कहता है, वांग जी तुम सीधे सीधे उन सबकी कंपनी को छीन सकते थे, फिर ये ऑफ़र क्यों? वो लोग अपनी कंपनियों को हमारी कंपनियों के साथ मर्ज कर ले। तभी वांग जी कहता है, शुयान, मुझे बाकी के बिजनेसमैनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो केवल 20 चांसेस से प्रॉब्लम है। मैं तो उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, उसे अपनी औकात दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी दोनों बाप बेटे को किसी को भी औकात दिखाने में काफ़ी मज़ा आता है ना। वैसे भी क्या तुमने पता किया विंग इस समय कहाँ है? शुयान कहता है, हाँ, वो अपने डैड के साथ ही अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ बढ़ा रहा है। वांग जी कहता है, ओके, वैसे वी चांसे की कंपनी के लिए रूमर्स की तैयारी करो, क्योंकि मैं उसको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ। शुयान कहता है, ओके वांग जी। अब नेक्स्ट डे वांग जी ने बीजिंग में एक आलीशान मेंशन खरीद लिया था। साथ ही वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड रखे हुए थे। मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट भी थे। और अब जब वांग जी को 1 हफ्ता बीत जाता है, तब वो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ बुला लेता है, जहाँ उसके पेरेंट्स भी
अब काम करते थे, जहां लेन कुरेन तो मार्केट को संभालता था क्योंकि वांग जी के बहुत सारे मॉल थे। वहीं वांग जी का ब्रदर्स लेन सिचेन, वो कंस्ट्रक्शन साइट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम संभालते थे। वहीं वांग जी की मॉम फैशन से रिलेटेड सभी काम संभालती थी और वांग जी इन सब के कामों को संभालता था। इन 10 सालों में वांग जी ने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए आज इतना सफल बिजनेसमैन बन चुका है। अब हम वांग जी को देखते हैं, जो शुयान के साथ ऑफिस पहुंचता है और फिर ऑफिस पहुंचने के बाद वांग जी अपने केबिन में जाता है और अपने डोर को खोलता है। उसमें आज भी अभी वो सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी याद करता है कि उसने उस रात के बाद क्या क्या फेस किया। जहाँ अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वांग जी जब विंग से रिजेक्ट होने के बाद घर पहुंचा तो उसने देखा विंग के डैड के बॉडीगार्ड उनका सामान बाहर फेंक रहे थे। वहीं वांग जी की मॉम और वांग जी का भाई कुरेन को संभाले हुए खड़े हुए थे। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी। तभी वांग जी अपने डैड के पास जाता है और पूछता है, डैड ये क्या हुआ आपको, ये चोट। जहां लेन कुरेन वांग जी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था वांग जी बड़ा हो गया है और इस उम्र में बच्चे प्यार में पड़ ही जाते हैं। इसलिए कुरेन तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मगर वांग जी की मॉम लेनी कहती है, वांग जी ये तुमने क्या किया, तुम्हें क्या वो ओमेगा ही मिला था प्यार करने के लिए? तुम्हें पता है ना बेटा वो कितने रिच है, देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज हम सड़क पर आ गए हैं, और तो और हमारा घर, तुम्हारे डैड की नौकरी सब चली गई है, यहाँ तक कि उन्होंने देखो तुम्हारे डैड का क्या हाल किया है। जो सुनकर वांग जी काफ़ी इमोशनल होता है और अपने फैमिली के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगता है, मगर साथ ही वांग जी के अंदर विंग को लेकर नफरत पैदा हो गई थी और वो खुद से ही वादा करता है कि अब वो वी चांसे को उसकी औकात दिखाएगा, साथ ही विंग को अपनी फैमिली के सामने झुकाएगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जापान आ गए थे, जहाँ वांग जी ने बहुत मेहनत की। उसने पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी पार्ट टाइम जॉब की, अपनी फैमिली को सहारा दिया और फिर कॉलेज में मेहनत करने के बाद वांग जी को सीधा अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ उसने पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब की और वहाँ बिजनेस की नॉलेज ली, जहाँ धीरे धीरे वांग जी उस काम में परफेक्ट हो गया और उसने सबसे पहले कंप्यूटर की नॉलेज ली। उससे उसने कोडिंग वगैरह सीखी और फिर धीरे धीरे उसने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे ये पता चल सके कि मार्केट में कौन से बिजनेस पर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाया जा सके, और उसने वैसे ही किया, जिसमें उसने थोड़ा पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और 6 महीने में ही उस कंपनी ने ग्रोथ कर ली। और उस कंपनी में प्रॉफिट पाने के बाद धीरे धीरे वांग जी हर उस छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगा और देखते ही देखते वांग जी अमेरिका का सबसे रिच पर्सन बन गया। और फिर इसी तरह सभी छोटी छोटी कंपनियों को अपने साथ मिलाने के बाद वांग जी ने बड़े बड़े होटल, मॉल, शुगर कंपनी, मेडिसिन कंपनी सभी में इन्वेस्ट करके अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। यहाँ तक कि अपने अमेरिका के बाहरी देशों की कंपनी को भी अपने साथ मिला लिया और फिर लगभग 25 देशों में अपना नाम उठाने के बाद वांग जी अब चाइना आया है, क्योंकि अब वांग जी एक पावरफुल बिजनेसमैन है। तो गाइस, यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ वांग जी उन्हीं सबको याद कर रहा था। तभी शुयान वांग जी के पास आता है और वांग जी को बताता है कि हमने कुछ लोगों के जरिए मार्केट में ये रूमर्स फैला दिए हैं कि वी चांसे अपने मॉलों में ब्रांड का डुप्लीकेट माल को सप्लाई करता है। साथ ही उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने अपने प्रॉपर्टी के दाम भी कम कर दिए हैं और आज ही सुनने में आया है कि वी चांसे को 300 मिलियन का लॉस हो चुका है। कल तक वो लोग रोड पर आ जाएंगे। वांग जी कहता है, ग्रेट। इधर हम विंग को देखते हैं, जो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, मगर वो सब उसके हाथ से फिसलते ही जा रहा था। 2 दिनों में वी चांसे की हालत ऐसी हो गई थी कि वी चांसे की कंपनी में जिसने पैसा लगाया था वो सभी अपना पैसा लेने के लिए वी चांसे के पास आ गया था। वी चांसे सबको समझाता भी है कि ये मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मगर वी चांसे की बात कोई नहीं मानता और रातों रात वी चांसे की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो सीधे आसमान से धरती पर गिर चुका था। उसके हाथ से उसका घर, प्रॉपर्टी सभी चीज़ें निकल चुकी थी, जो देखते हुए विंग अपने डैड से कहता है, डैड अगर हमें उठना है तो हमें ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढना होगा कि जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, वरना हम और बर्बाद हो सकते हैं। वी चांद से कहता है, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, मगर ऐसा पर्सन कौन है जो हमें इतना सारा अमाउंट दे सके। तभी विंग कहता है, डैड मैंने पता किया है, हमारी सिटी में जो नया बिजनेसमैन आया है हम उससे हेल्प ले सकते हैं। वी चांद से कहता है, नहीं वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। विंग कहता है, क्यों डैड? वी चांद से कहता है, क्योंकि 2 दिन पहले उससे मेरी मीटिंग हुई थी।
वो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहता था, मगर मैंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उस समय मेरी कंपनी टॉपर बनी थी। मैं अपनी कंपनी किसी के साथ मर्ज नहीं करना चाहता था, मगर अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो हम उससे ये भी नहीं कह सकते कि आप अपनी कंपनी के साथ मेरी कंपनी को मर्ज कर लो। तभी विंग कहता है, डैड क्या मैं बात करके देखूं? वी चांद से कहता है, ठीक है विंग, तुम भी कोशिश कर लो। यह कहकर विंग नेक्स्ट मॉर्निंग ही वांग जी से मिलने निकल जाता है, जहां सुयान वांग जी को बताता है कि विंग उससे मिलना चाहता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, उससे कहो कि बॉस बिजी है। सुयान ओके कहता है। अब वांग जी फ़ोन रखकर कहता है, अभी तो शुरुआत है विंग, कुछ दिन और तड़प लो। ये कहते हुए वो अपना बाकी का काम करने लगता है। वही सुयान रिसेप्शन पर कॉल करके बता देता है कि उस पर्सन से कहो कि बॉस बिजी है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। विंग भी जब ये सुनता है तो वो रिसेप्शन पर रिक्वेस्ट करता है कि